नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर बुलेटिन की। एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बता दें कि परिवहन निगम प्रबंधन ने पत्र जारी कर दिया है। मनमानी से ढाबों पर रोडवेज बस रोकी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर कंडक्टर पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सख्ती से निपटने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे लेकर परिवहन निगम प्रबंधन ने पत्र जारी किया है और मनमानी से ढाबों पर रोडवेज अगर किसी ने भी रोकी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर कंडक्टर पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। तो बता दें कि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। उसी को मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर परिवहन निगम प्रबंधन ने पत्र जारी किया है। रोडवेज बसेस पर ये कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने मनमानी तरीके से कहीं पर भी बसें रोकी तो उन पर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सख्ती से निपटने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल तान्या, देखिए जिस तरीके से 30 अप्रैल से उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो शुरू होने वाली है और उसके अंतर्गत ही कहीं ना कहीं परिवहन निगम की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं परिवहन निगम विभाग को शिकायतें मिलती थी कि जो परिवहन की बसें चलती हैं वो कहीं पर भी और वहां पर जो यात्री होते हैं उनसे कहीं ना कहीं जो पैसा है वो अधिक वसूला जाता है। तो इसको देखते, इन शिकायतों को देखते हुए अब परिवहन निगम प्रबंधक की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और साफ तौर पर ड्राइवर और कंडक्टरों को कहीं ना कहीं इसकी कहा जाए कि एक तरीके से उनको कहा गया है कि वो मनमाने ढंग से अपनी गाड़ियों को किसी भी ढाबे पे नहीं रोकेंगे। जो परिवहन विभाग के निगम विभाग के द्वारा अधिकृत होंगी उन्हीं ढाबों पर गाड़ियां रुकेंगी। यदि मनमाने ढंग से उन्होंने गाड़ियां रोकी तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई भी होगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह की शिकायतें मिलती थी कि चारधाम यात्रा में जो ओवर रेटिंग है वो उनसे यात्रियों से की जाती है, उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला परिवहन निगम विभाग की तरफ से लिया गया है। जी धनराज, जैसे चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है, इसी के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और रोडवेज को खास कर लेकर कि क्या कुछ कार्रवाई जो है आगे की होगी अगर इस तरीके से मामले जो है वो सामने आएंगे तो? बिल्कुल तान्या, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, यानी कि मात्र 3 दिन अभी चारधाम यात्रा शुरू होने में बचे हैं और उससे पहले जो तैयारियां हैं शासन प्रशासन की वो पूरी की गई हैं। यदि परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग की तरफ से भी कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में, यानी कहा जा सकता है कि 3000 के लगभग जो परिवहन के निगम की बसें हैं वो चारधाम यात्रा में लगेंगी, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन वही देखिएगा कि लगातार जिस तरह की शिकायतें मिलती थी कि जो रोडवेज के कर्मचारी हैं या कहा जाए जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो मनमाने ढंग से अपने मर्जी से किसी भी ढाबे पर रोक देते थे, क्योंकि उनको वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलता था और उसके अंतर्गत जो यात्री हैं उनसे अधिक पैसा खाने के बदले वसूला जाता था, यानी कि ओवर रेटिंग उनसे की जाती थी। इसका संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं बड़ा कदम परिवहन निगम की तरफ से उठाया गया है और परिवहन निगम प्रबंधक ने साफ तौर पर एक पत्र भी जारी किया है और साफ तौर पर ड्राइवरों को और कंडक्टर को हिदायत भी दी है कि वो अपनी मनमर्जी से किसी भी ढाबे पर गाड़ी नहीं रोकेंगे। यदि वो गाड़ी रोकते हुए मिलते हैं और उनकी कोई शिकायत आती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जुर्माने की कार्रवाई भी की जा सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद धनराज गर्ग। देहरादून से हमें अपडेट कर रहे थे। बता दें कि परिवहन निगम प्रबंधन ने पत्र जारी किया है, जिससे कि रोडवेज बसेस अगर मनमाने तरीके से अपनी किसी भी जगह पर, यानी कि अगर यातायात को प्रबंधित करते हैं वहां पर उन पे कार्रवाई की जाएगी। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सख्ती से निपटने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सभी अधिकारियों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि चारधाम यात्रा 2025 और हरिद्वार में वर्ष 2027 में होने जा रही है। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सिंचाई डॉक्टर आर राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित घाटों, सड़कों, पुलों, निर्माण कार्यों और बुनियादी ढांचों की तैयारियों का जायजा लिया गया।
डॉक्टर कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी, मेलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुख्य अभियंता सिंचाई और सिंचाई अभियंता भी मौजूद रहे। मौके पर मौजूद अभियंताओं ने जानकारी दी कि कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में 1 वर्ष से अधिक का समय लग सकता है तथा कई कार्य केवल नहरबंदी के दौरान की संभव हो सकते हैं। देखिए, कुंभ मेला 2027 के परिप्रेक्ष्य में सिंचाई विभाग के जो कार्य हैं उनका निरीक्षण करने में आज जनपद हरिद्वार पहुंचा हूं और हमारे साथ आज जिलाधिकारी हरिद्वार भी थे साथ में और डिस्ट्रिक्ट के बाकी दूसरे ऑफिसर्स भी थे, सिंचाई विभाग के ऑफिसर्स भी थे। और इसमें सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन देखा गया सिंचाई विभाग का और प्रेजेंटेशन के बाद फिर जो साइट विज़िट है वो किया। मुख्य तौर पे अगर मैं बताऊं तो 2 किस्म के काम हैं, एक तो घाटों का काम है और दूसरा जो है सड़कों का मरम्मत का कार्य है और एक तीसरा कार्य भी है वो है पुल जो है बनाने का। तो सबसे पहले जो घाटों का काम है, लगभग 104 ऐसे घाट चिन्हित किए गए हैं जिसमें मरम्मत होने की आवश्यकता है। उनमें से कई घाटों का भी निरीक्षण भी किया गया है, जैसे चमगादड़ टापू घाट है, भीमघोड़ा घाट है, पंतद्वीप घाट है और इसके अलावा जो ऋषिकुल घाट है और विश्वकर्मा घाट है। तो यहाँ पे प्रमुख तौर पे जो है कुछ स्ट्रेचेस पे मेंटेनेंस का कार्य भी किया जाना है और लगभग 5.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में नए घाटों का निर्माण का कार्य भी किया जाना है। तो इनका निरीक्षण किया गया और एक फर्स्ट हैंड असेसमेंट हमने लिया कि एक तरीके की हमने फिजिबिलिटी देखी कि कितना कार्य वहाँ पे संभव है। इसके साथ साथ जो रोडों का स्ट्रेच है, लगभग जो कावड़ पटरी वाला जो स्ट्रेच है जिसमें लगभग 35 किलोमीटर सिंचाई विभाग के पास है, तो उसका भी निरीक्षण किया गया। और उसके बाद जो धनोरी सिडकुल वाला जो स्ट्रेच है उसका भी निरीक्षण किया गया और यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स हमने चिन्हित किए जहाँ पे रोडों की मेंटेनेंस की आवश्यकता है और उसको भी हम लोग प्रमुखता से टेकअप करेंगे। और धनोरी सिडकुल रोड में लगभग 6.7 किलोमीटर के स्ट्रेच पे एक पुल है जो काफ़ी पुराना पुल है, 170 साल। देहरादून, राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेती जा रही है। कभी शांत वादियों के लिए जाने जाने वाला ये शहर अब लगातार ट्रैफिक समस्या के कारण से जूझ रहा है। शहर की सड़कों पर दिन भर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। खासकर दफ्तरों और स्कूल कॉलेजों के समय सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आते हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली से देहरादून के लिए सफर आसान हो गया है, उसके अलावा तमाम हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन दून शहर में प्रवेश करते ही सभी वाहन रेंगने लगते हैं। देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल के कई एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो हम जो अपनी ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको इनेबल करें एआई बेस्ड, जो कि हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में व्यवस्था है अभी, जिससे एक पर्टिकुलर स्ट्रेच का पॉज हो सके और वो जो पॉज है उसको मैनेज करना बहुत आवश्यक है। इसी वजह से इसी से हमारा जो स्मूथ मूवमेंट है डिफरेंट डायरेक्शंस में वो इनेबल हो सकेगा। सेकंड, कई सारे जंक्शंस पे ट्रैफिक लाइट्स अभी तक नहीं थी, तो अभी हमने 11 ट्रैफिक लाइट्स नई सैंक्शन कर दी हैं, उनका बिड आउट भी हो चुका है एंड दे आर नाउ बीइंग इंस्टॉल्ड। So we are hopeful that by next month all 11 new traffic lights will get installed. Secondly, हमारी पार्किंग स्पेसेस की पॉसिटी थी सिटी एरिया में। एक तो हमारी काबुल हाउस पार्किंग, वो भले ही अभी ऑनरेबल न्यायालय में उसके बाद विचाराधीन है, लेकिन पार्किंग करने में कोई रोक नहीं है, तो वो एरिया कैन बी यूज्ड फॉर पार्किंग, जहाँ पे 350 व्हीकल्स का स्पेस है। सेकेंडली, हमारी 2 ऑटोमेटेड पार्किंग्स दे आर नाउ कमिंग अप एट परेड ग्राउंड एंड तिप्ती मार्केट, उसमें भी हमारे अराउंड
400 ऑड व्हीकल्स का स्पेस क्रिएट होगा। और थर्डली, हम जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें उतना ही हमारे जो रिसोर्सेज हैं और जो हमारे जो इंडिविजुअल व्हीकल्स के एक्सपेंसेस हैं वो न्यून होते हैं। स्मार्ट सिटी बसेस के साथ साथ अब तो नाउ वी आर स्विचिंग ऑन टू ईवी ऑटोज, ईवी रिक्शाज, ईवी बसेस, सो दे आर कन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स एंड कम्यूटर्स। सो थोड़ी इसमें सिविक अवेयरनेस की भी आवश्यकता है और यंगस्टर्स को काउंसलिंग की आवश्यकता है कि दे शुड स्विच ऑन टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ बहुआयामी एस्पेक्ट्स हैं, इन सब को हमें इनकलकेट करना पड़ेगा टू रिड्यूस ट्रैफिक न्यूसेंस इन आवर सिटी। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्हें जो जनमानस जो दिक्कतें झेल रहा है उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इनकी आदत है सिर्फ वाहवाही बटोरने की कि 4 धाम यात्रा में 50 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, 60 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये सिर्फ इनका बखान कर रहे हैं। सरकार ये जवाब दे कि अभी तो ये सिर्फ सीज़न है, जो टूरिस्ट मसूरी जा रहा है, धनौल्टी जा रहा है, चक्राता जा रहा है और हिल स्टेशन जो हमारे हैं वहां जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आज स्थिति इतनी विकट है कि आपको लगता है आप गाड़ी चला नहीं रहे, गाड़ी रेंग रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया कि आपकी 4 धाम जो तैयारी है, 4 धाम यात्रा की, वो कैसी है, उसका जवाब दीजिए। तो सरकार के पास जवाब नहीं है। हमने कहा कि आप ऋषिकेश से ट्रैफिक को जो है रोकने का कार्य करिए, वहां पे जितने भी लोगों का पंजीकरण है, आप संख्या के हिसाब से कितनी वहन क्षमता है किस शहर की, उसके हिसाब से वहां से ट्रैफिक मूव कराने का कार्य करिए, और जब उतने लोग वहां से वापस आ जाएं उस हिसाब से यहां से ट्रैफिक को मूव करा रही है। लेकिन सरकार नहीं सुनती। ये हठधर्मी सरकार है, ये अहंकारी सरकार है, ये विपक्ष के सुझावों को नहीं सुनती है। और इसका नतीजा आपने देखा है कि किस तरीके से ये प्रदेश जो है इसका नतीजा भुगतने का कार्य कर रहा है। आपको आज अगर मुझे 2 साल पहले इस सड़क यहाँ से कैनाल रोड जाने में 10 मिनट लगते थे, आज वो आधा घंटा लगता है। स्मार्ट सिटी कहाँ है? मैं पूछना चाहती हूँ पुष्कर सिंह धामी जी से कि कहाँ गई वो स्मार्ट सिटी जिसका डंका बजाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने और आपने किया था। ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के बावजूद आज अगर मैं सिर्फ राजधानी की बात करूं तो राजधानी की स्थिति इतनी विकट है कि लोगों के पास कितने सवाल हैं, लेकिन उन सवालों को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता तैयार नहीं है। तो जनता जानना चाहती है कि हमारा जो देहरादून है वो स्मार्ट सिटी कब बनेगा मोदी जी, क्योंकि अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं और निगम में भी आप ही बैठे हैं। राजधानी में एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जब जिस तरह की जैसे हमारे टूरिस्ट का सीजन शुरू हो जाएगा, 4 धाम यात्रा भी शुरू होती है, कांवड़ भी हरिद्वार में चलता है, बहुत सारे तीर्थयात्री और श्रद्धालुगढ़ भी आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन हब है राजधानी, जहाँ विभिन्न तरह के स्कूल कॉलेजेस भी हैं, जहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स भी यहाँ पर का आवागमन भी रहता है। इसको देखते हुए अभी जो हमने नए सिस्टम लगाए, ट्रैफिक लाइट्स को बढ़ाया है, हमारे ऑटोमेटिक कैमरे में जो है चालान भी किए जा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग के लिए अलग अलग लगाया गया, जहाँ ऑटोमेटेड ओवर स्पीडिंग की गाड़ियों को भी हम ट्रैक करते हैं और उनका चालान करते हैं। साथ ही साथ ड्रोन से भी मॉनिटरिंग करके उनके भी चालान किए जा रहे हैं। लेकिन आने वाली जो नई नई टेक्निक्स हैं, जैसे देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और भी बहुत सारे नए टूल्स आ रहे हैं, जिसके माध्यम से ट्रैफिक रेगुलेशन की बात का विचार अभी चल रहा है, जो हम डायरेक्टरेट लेवल से भी, ट्रैफिक डायरेक्टरेट लेवल से भी डिस्कशन चल रहा है। साथ ही साथ इसको जिला प्रशासन में भी इसको रख के आगे कैसे भविष्य की योजनाओं को कारगर बनाया जाए कि नए जो हमारे AI टूल्स हैं या जो नई टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हम ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक रेगुलेशन किया जाए। तो ये प्रपोजल अभी हमारा डिस्कशन फेज में है और आगे भविष्य में इसको कोशिश रहेगी। देखिए, आम जन को जो ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे पूरी तरीके से हमारे सरकार चिंतित है और उस पर कार्य कर रही है। ऐसा नहीं कि इस पर कार्य नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक पार्किंग की सुविधा देने के लिए भी कार्य हो रहा है, जगह जगह पार्किंग निःशुल्क कराए जाने पर भी कार्य हो रहा है, घंटा घर पे भी पार्किंग पर कार्य हो रहा है। तो लगातार निरंतर कार्य हो रहा है। और जहाँ तक बात है वीकेंड में ट्रैफिक की और इन चीज़ों की, तो उन्हीं को देखते हुए मसूरी रोड पर एक और ये शटल सेवा शुरू करने की बात हुई है और उड़न खटोले की भी बात करी गई है, रोप वे की बात करी गई है। तो ये सारी चीज़ों की बात करी जा रही है जिससे हमारे पर्यटकों को, यहाँ रहने वाले उत्तराखंड के लोगों को किसी भी प्रकार से ट्रैफिक का सामना न करना पड़े। और इसमें जनसंख्या का भी रोल है। वो कब से उत्तराखंड लगातार जनसंख्या के हिसाब से भी बढ़ता जा रहा है,
तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और ट्रैफिक की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हमारी सरकार गंभीर है और कार्यरत है। जी, इसमें ऐसा है कि क्योंकि यातायात प्रबंधन में जो यातायात एनफोर्समेंट है जो पुलिस करती है वो एक हिस्सा है, और उसके अलावा बहुत सारी और एजेंसीज का रोल हो जाता है जो पुलिस द्वारा बॉटलनेक्स ट्रैफिक के आइडेंटिफाई किए गए हैं, या जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, या जहां पर अन्य पार्किंग स्थलों के डेवलप किए जाने की आवश्यकता है। तो ये जो अध्ययन हुआ, जो आज जिस पर प्रस्तुतिकरण भी हुआ और विचार विमर्श हुआ, कि जो ट्रैफिक फ्लो है लगभग, अगर हम देहरादून की ही बात करें तो यहाँ के एक सर्वे के अनुसार यहाँ का जो क्षमता है, यहाँ के सड़कों की वाहनों की जो संख्या है वो करीब 40 से 42 हज़ार है, जबकि औसत इसके 4 गुना 1,60,000 62,000 वाहन जो है पीक डेज पे या जो बिजी डेज हैं उन पे हो जाते हैं। तो एकाएक 4 गुना इंक्रीज को अब्जॉर्ब करना, उसको यातायात को चलाए रखना, इसके लिए कई स्तर पे प्लानिंग की गई है। जो यातायात डाइवर्जन प्लान्स हैं उसमें भी अब पहले एक प्लान था, प्लान बी और प्लान सी भी इसमें बनाया गया है, और जहां पर जो हमारे बॉटलनेक्स आ रहे हैं, कहां से हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उस योजना को अब हम आगे आने वाले दिनों में, जो यही चीज़ हल्द्वानी से कैंची धाम और नैनीताल के रूट के लिए भी आज इस पर विचार विमर्श हुआ, जो रणनीति बनाई गई है, और उसको पायलट की तरह आने वाले वीकेंड्स पे उसको और रिफाइन किया जाएगा, और उसमें लगातार जो हमें इनपुट्स मिलते रहेंगे उसके साथ हम लोग उसको डोईवाला के लाल तप्पड़ स्थित जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज के द्वारा डोईवाला पब्लिक इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डोईवाला कोतवाल कमल कुमार लुठी के साथ डोईवाला पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनोज नोटियाल ने शिरकत करी। बता दें कि जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज के विधि के छात्र छात्राओं व शिक्षकों द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को तमाम विधि के विषयों से अवगत कराया गया, ये बताते हुए कि आज के इस दौर में विधि का ज्ञान कितना जरूरी है। नुक्कड़ नाटक द्वारा छात्र छात्राओं ने एसिड अटैक व घरेलू हिंसा जैसे गंभीर विषयों का मंचन किया। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज का। उन्होंने हमारे विद्यालय में ये विधिक जागरूकता प्रोग्राम रखा। जैसे कि आज विधि है कि आज हमारे स्कूल में बैकलेस डे, प्रतिभा दिवस भी है, और स्कूल में हमारे एक कार्यक्रम था जो भी लगभग इसी श्रेणी में जुड़ा हुआ था। और इस जागरूकता प्रोग्राम से एक बात तो क्लियर है कि जो हमें संविधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका दी, कार्यपालिका के ज्ञान तो हम बच्चों को दे देते हैं, लेकिन न्यायपालिका से बच्चा हमसे क्या होता है, दूर है। आज जो ये लॉ कॉलेज उन्होंने हमारे बच्चों को बहुत ज्ञान दिया कि जो आज के समाज में जो उनके अधिकार क्या हैं, इस प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सामान्यतः जो एसिड अटैक हो रहे हैं, तो बच्चे जो धूम्रपान या फिर गलत आदतों में पड़ रहे हैं, इस तरह से बच सकते हैं। छात्राओं को उनका अधिकार के लिए उन्होंने एक मंचन किया, तो मैं पूरे लॉ कॉलेज की फैकल्टी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में वो इस प्रकार के प्रोग्राम हमारे विद्यालय में रखेंगे ताकि हमारे जो छात्र हैं। बॉलीवुड अभिनेता आज काशीपुर पहुंचेंगे। बता दें कि काशीपुर के प्रसिद्ध डेवलपर आशीष बिल्डर एंड डेवलपर एबीडी कार्निवल का आयोजन उनके प्रोजेक्ट प्रकाश निलयम रामनगर रोड पर करने जा रहे हैं, और इस आयोजन में उनके प्रोजेक्ट प्रकाश निलयम के पहले चरण के बायर्स को बिला की चाबियां हैंड ओवर की जाएंगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी नए घर के मालिकों को व्यक्तिगत रूप से चाबियां सौंपेंगे। 27 अप्रैल संडे हमारे नए प्रोजेक्ट प्रकाश निलयम रामनगर रोड पर एबीडी कार्निवाल आशीष बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसमें बॉलीवुड कलाकार सुनील शेट्टी उसमें शामिल होने वाले हैं, और बहुत से बॉलीवुड कलाकार परफॉर्मेंसेज उसमें होने वाली है। तो जो आशीष बिल्डर के 20 साल के इस यात्रा में हमारे कस्टमर्स एसोसिएट्स रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं। साथ में हम लोग यहाँ पर जो नए प्रोजेक्ट प्रकाश विवांता और द सोराल विला कॉर्बेट
की लॉन्चिंग भी हम इस कार्निवाल में करने वाले हैं। तोता घाटी के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त का मामला सामने आया है और इस दौरान एसडीआरएफ ने व्यक्ति का शव बरामद किया है। उक्त वाहन लक्ष्मण झूला क्षेत्र से श्रीनगर की तरफ जा रही थी, जो कि तोता घाट के पास अनियंत्रित होकर रोड से नीचे 300 मीटर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में एक व्यक्ति सवार था, जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 3 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में यमुनोत्री धाम में सुरक्षा कार्य चल रहे हैं। शनिवार को यमुनोत्री विधानसभा के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने यमुनोत्री धाम में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर क्षेत्रीय विधायक ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जिलाधिकारी को सूचित कर दिया गया था कि निर्माण कार्य से जुड़े विभागों के कर्मचारी वहां मौजूद रहे, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, जो कि खेद का विषय है। विधायक ने निर्माण कार्यों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में प्रयोग हो रही सामग्री निम्न गुणवत्ता की है। वहीं विधायक ने यमुना नदी के सामने साफ सफाई न होने पर भी नाराजगी व्यक्त की है। मेरे द्वारा यमुनोत्री जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक जो कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण था, जिसका कि मैं पहले से ही जिला अधिकारी को इसके लिए बता चुका था कि आज मेरा वहाँ पे जाना होगा और सभी अधिकारियों को बता दिया जाए। उसके बावजूद भी लोक निर्माण विभाग के अलावा किसी भी विभाग का वहाँ पे कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था और उसके बावजूद मैं वहाँ जाके देखता हूँ करोड़ों रुपए के कार्य जो वहाँ पे चल रहे हैं सिंचाई विभाग के द्वारा, उसमें वो बिल्कुल गुणवत्ता से परे है और उनमें उन कार्यों को, क्योंकि वो माँ यमुना के मंदिर से सुरक्षात्मक कार्य है, उसके बावजूद भी विभाग इतना लापरवाह है कि वहाँ पे उनका एक छोटा कर्मचारी तक मौजूद नहीं था, अधिकारी तो छोड़ो। और 4 दिन बाद जब यात्रा खुलने वाली है, उसके बावजूद भी वहाँ पे मुश्किल से 10-12 मजदूर काम कर रहे थे। और रही बात वहाँ पे जो बिल्कुल मंदिर के सामने कूड़े का इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है और प्रशासन के द्वारा दावे किए जाते हैं कि हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं धाम में, वहाँ पे कोई भी व्यवस्था अपूर्ण नहीं है, जबकि वहाँ पे चाहे सफाई व्यवस्था देखी जाए या सुरक्षात्मक कार्य देखे जाए, उनमें बहुत हीला हवाली हो रही है और केवल लिपा। कोतवाली विकासनगर की डाक पत्थर पुलिस चौकी में आग लगने से चौकी इंचार्ज के आवासीय रूम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और पुलिस कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शनिवार लगभग डाक पत्थर पुलिस चौकी परिसर में आग लगने से हड़कंप मच गया था और चौकी इंचार्ज विवेक भंडारी के आवासीय रूम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कमरे में भीषण आग लगी थी और आग ने इतनी जल्दी गति पकड़ी कि किसी को कुछ करने का भी मौका तक नहीं दिया गया। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।